नमस्कार। मैं कुशल हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी पूरे परिवार कुशल होंगे। मैं आज किसान के जो आंदोलन चल रहे हैं उस पर मैं अपनी कुछ निजी राय रखना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि हमारी निजी राय आपको शायद पसंद आ जाए। सबसे पहले तो मैं भी एक किसान हूँ और हमारे पिता भी एक किसान हुआ करते थे। उस कारण ये हक भी बनता है कि किसान के साथ मैं भी खरा उतरूं और किसान को जो अच्छी से अच्छी हमारी समझ में है उसको मैं आपके बीच में रख पाऊं, तो ज़्यादा हर्ष होगी हमें। मैं भी आपके साथ कंधे में कंधे मिला के चल पाऊं। देखिए, स्पष्ट है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो परिस्थितियां थी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू की गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कैसे जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जाए, क्योंकि उस समय हमारे जो खदानें थी वो बहुत कम मात्रा में थी। हमारी जो उपज थी बहुत कम मात्रा में थी। हमारी सिंचाई जो व्यवस्था थी वो अगर देखा जाए तो शुरुआती अवस्था में न के बराबर थी। हमारी जो उन बीज थी उन्नत बीज के रूप में नहीं हुआ करता था, और जिस कारण एक तो हम जनसंख्या को अपनी मेहनत से जो उपज होती थी उसको हम पूर्ति नहीं कर पाते थे, ऊपर से कालाबाजारी हुआ करती थी। मजबूर होके सरकार ने उसको 1955 आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया था। लेकिन चूंकि वो ये उस दौर की बात थी, उस समय मांग थी, जरूर आवश्यकता थी, इसलिए लागू की गई थी। अब ऐसी आवश्यकता नहीं है। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत बन चुकी है, इसमें दो मत नहीं है। आज की डेट में कोई दो मत नहीं है। पर रही बात कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, तो परिवर्तन करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है। 1955 का भारत और आज का भारत काफी बदल चुका है। भारत आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है उसके पूर्ति करते हुए एक तरह से हमारी फसलें अब सरप्लस की ओर जा रहा है। और यही कारण है कि मैं अपनी फसलें, भारतीय किसान अपनी फसलें विदेशों में इसको सप्लाई कर रहे हैं और बेचकर अपनी लाभ उठा पा रहे हैं। ये अभी जो अधिनियम 3 अधिनियम लागू की जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य भी किसान पर ही आधारित है, और सरकार बहुत सोच समझ के इस पर कदम उठाए हैं। उनका अपना ही एक निजी मतलब सरकार का एक राय है कि किसान, चूंकि जो किसान पूरे भारतवर्ष के आवाओं को, जनसंख्याओं को जिंदा रख रही है, अपने बलबूते, अपने मेहनत के बलबूते, वो कड़ी धूप में अपनी बाल बच्चों के साथ खेत में मेहनत करके जो फसल उपजाई जाती है, और वही उस पर ही हमारा भारत जनसंख्या टिका हुआ है। तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, बिचौलिया जो उनकी लाभ ले उठा उठा लेते थे वो उससे कैसे दूर हो, उस सारा का सारा आमदनी का भागीदार केवल किसान हो और केवल किसान हो, ये सोच के ये 3 एक्ट को लागू किया जा रहा है। और यही कारण है, आप देखा करते थे कि पहले जो आपके अनुमंडलों में, ये मंडी में जो लाइसेंसधारी व्यापारी हुआ करते थे वो आपको मजदूर, किसान को मजदूर क्या कर दिया करते थे कि भैया आप ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से आप हमारे मंडी में अनाज लेके आओ, और प्लस टैक्स के रूप में उसी किसान से लिया करते थे। तो जो किसान को उचित मूल्य हुआ करता था वो उसको नहीं मिला करता था, क्योंकि एक तो आपको टैक्स के रूप में कट जाता था, ट्रांसपोर्टिंग के रूप में कट जाता था, और दिन भर 2 दिन 3 दिन 4 दिन ले जाने में लग जाता था। तो किसान का जो उचित मूल्य था उन्हें नहीं मिल पाता था। तो उस सब को भी ध्यान में रख के सरकार ने ये 3 एक्ट को लाया है कि किसान इस सब से छुटकारा मिले, और किसान, चूंकि किसान अपनी मेहनत के द्वारा अपनी खून पसीना बहा के वो फसल को उपजाते हैं, तो उसका मालिक भी वही किसान है। तो उस वही किसान का हक भी बनता है कि उस उपज का, उस अनाज का मूल्य निर्धारित वही किसान करे।
और अपनी वह किसान अपने मुताबिक जो व्यापार, उनके मुताबिक जो व्यापारी हैं जो उनको अधिक से अधिक फसल का दाम दे सके, वो स्वतंत्र है कि वहाँ उनके यहाँ जाकर बेच सके और अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इसलिए आप से विनती है कि किसी दूसरे के बहकावा में न आवे और जो सत्य है उसको पहचाने। और चूंकि देखिए सरकार को सहयोग हमें, मेरा भी फर्ज बनता है, और खासकर नरेंद्र मोदी का जो सोच है वो क्या कहेंगे, क्योंकि हम तो उनके कायल हैं। और उम्मीद करता हूं कि ऐसे उच्च कोटि के सोच वाले व्यक्ति से हमको सहमत होना चाहिए और उन पर भरोसा करके उम्मीद हम रखना चाहिए कि वो आपके हक में गलत नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार विश्वास कीजिए आप उन पर। फिर मिलेंगे, नमस्कार।